हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में हम कर रहे थे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हमने कहाँ तक किया था? मोल कंसेप्ट में हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ख़त्म कर दिए थे। फिर उसके बाद हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट की थी, राइट। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कितने बताए थे? 5 बताए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लास्ट गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस, राइट। ठीक है, या गैस लॉज भी आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो इसके बाद आने वाली थी, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें एटॉमिक इंडिविजिबल पार्टिकल था। एटम एक ही टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स सारे के सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एलिमेंट कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। या उसके बाद हमने बताया था कि एटम जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है, जिसका हमने पूरी तरह से खनन कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था हमारा कि हमने सारी हाइपोथेसिस को, जो भी पोस्टुलेट्स है, उनको मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस से। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और उन्होंने अपनी क्या हाइपोथेसिस दी थी? देखो, ये लिंक है, ठीक है। एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस है वो लिंक है किससे? ल्यूसैक्स लॉ की हाइपोथेसिस से, ठीक है, ये ल्यूसैक्स लॉ से। ठीक है, ल्यूसैक लॉ क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज व्हाट या रिएक्ट्स इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, ये गैसेस रिएक्ट्स इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एवोगैड्रो ने कहा था, ठीक है, सॉरी, ये ल्यूसैक ने कहा था। तो उसी से रिलेटेड कौन सी है? आपकी एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है। देखो, एवोगैड्रो ने क्या कहा कि अगर आपका कोई भी गैस है, ठीक है, अगर वो किसी कंटेनर में है, मान लो ये एक्स कोई भी एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वी है, और इस वी वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आते हैं एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आते हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आते हैं। ठीक है, तो अब वो दुनिया में कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, आपका ऑक्सीजन हो, वो सारी की सारी कितनी आएंगी? एक्स ही आएंगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, राइट। तो ये देखो, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस क्या कहती है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, एक हमने हेबर्स प्रोसेस की थी, राइट। N2 + 3H2 इट विल गिव व्हाट? 2NH3, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था? एक वॉल्यूम N2 का रिएक्ट करता है 3 वॉल्यूम H2 के साथ, ताकि क्या बन जाए आपके पास? 2 वॉल्यूम NH3 का बन जाए। तो बस इस वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से चेंज कर दो। N मॉलिक्यूल्स अगर नाइट्रोजन के बन रहे हैं तो 3N मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए होंगे? अगर नाइट्रोजन के हमें N मॉलिक्यूल्स चाहिए तो 3N मॉलिक्यूल किसके चाहिए होंगे? हाइड्रोजन के। तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2N मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, 2N मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो वो यही कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम जो गैसेस का होगा वही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी करेगा, चाहे वो कोई भी गैस हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। अब एवोगैड्रो लॉ का एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एटॉमिसिटी। सबसे पहले एवोगैड्रो लॉ का एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, जैसे हमने बात कर रहे हैं ना, नाम से पता लग रहा है कि एटम से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, एटम से रिलेटेड है। तो एटम्स का नंबर किसी भी मॉलिक्यूल में, राइट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम combine to form a molecule, right, to form a molecule, उसे ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी का फॉर्मेशन करना कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एटॉमिसिटी की अगर बात हो गई तो अब जैसे हम बात करते हैं O2 या Cl2 या Br2, तो ये कैसे हो गए? इनकी एटॉमिसिटी क्या है? 2 है ना। तो एटॉमिक मतलब 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डाया एटॉमिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? डाया एटॉमिक हो जाएगा। अब थोड़ा सोचो कि कितने टाइप की एटॉमिसिटी हो सकती है, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है अपने पास, तो जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनन है, तो वो कैसे हैं? वो है मोनो एटॉमिक, वो अकेले ही खुश हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही डायटॉमिक की बात कर ली, ट्राइटॉमिक है क्या? O3 की अगर आपने सुना होगा, O3 ओजोन है, तो ये कैसा है? ट्राई एटॉमिक है, राइट।
इसके अलावा टेट्रा एटॉमिक सुना है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक, वो टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में स्टेबल होता है। और एसिड सुना होगा आपने, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एटॉमिसिटी वेरी कर सकती है बहुत, कितना भी, राइट। अब एटॉमिसिटी में आपने देख ही लिया कि एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट या सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, वैसे ही ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है, राइट। तो सबसे नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन इसका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। देखो पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है एलिमेंट का, वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। अब ये कैसे निकाला, उसके लिए आपको किसको समझना पड़ेगा, वेपर डेंसिटी को समझना पड़ेगा। देखो वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी का मतलब, देखो कोई ना कोई हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन को मान लिया, तो किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उसे हम वेपर डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं मास के, तो मास ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन, सेम वॉल्यूम। अब सेम वॉल्यूम में मैंने 1 लीटर मान लिया, तो मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसे ही मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये 1 मॉलिक्यूल कहां से आया, आपने अभी देखा था एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस से कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये एवोगैड्रो ने कहा है आपका, ठीक है, कि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आप डायरेक्टली वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो, राइट। तो 1 मॉलिक्यूल है तो ये भी 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास को आपने किससे सिंपली डिवाइड कर दिया, 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास तो मॉलिक्यूलर मास ही कहलाएगा ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन में H2 है तो यहाँ कितना 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले ही लिख के बता दिया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो पहला हमने एटॉमिसिटी निकाली, दूसरा हमने वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का या मॉलिक्यूलर मास का हमने रिलेशन निकाल दिया, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। देखो उसके लिए आप हमेशा याद रखो कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना गैस का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो, वो बराबर होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर के बराबर होता है कोई भी गैस का जो मास होता है, कब, एट एसटीपी पर, ओके। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसकी भी बात करेंगे हम कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसको कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जैसे हमने बात कर ली, क्योंकि हमने बोला था कि वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट का अपॉन 2 होता है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, ये चीज़ को इधर ले आए, बस और कुछ नहीं किया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो गया। अब वेपर डेंसिटी को आपने ऐसे लिखा हुआ है, हमें पता है यही होता है मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस और सेम वॉल्यूम का हाइड्रोजन। अब मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, सेम वही चीज़ है। और मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन कितना होता है वो यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। आप सिंपली आप निकाल सकते हो मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन, तो वो कितना होता है, नियर बाय 0.089, ठीक है। आप ऐसे निकाल लो, या आपको पता है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी कितनी होती है, 0.089 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 89 ग्राम पर लीटर, राइट। तो ये चीज़ हो गई, तो इससे आपके पास वॉल्यूम मास निकल जाएगा। तो मास कितना हुआ, मास ऑफ 22.4 लीटर जो है कितना आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या निकाला, ये रिलेशन आपको, एक तो ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है, और उससे हमने क्या बोल दिया कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई भी गैस दुनिया में, ज़िंदगी में आपके पास कोई भी गैस एसटीपी पे मिलेगी आपको, तो उसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, राइट। अगर वो कितना है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट है तो, ठीक है।
पक्का ना? चलो इसका कुछ अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, 22 लीटर ऑफ एनी गैस दुनिया की एट एसटीपी, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर weighs equal to molecular mass of the gas expressed in grams। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। आगे चल के हम इसी को क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम भी कहेंगे, ठीक है। जो 22.4 जो होता है ना लीटर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लीटर जो होता है इसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज आप यहाँ से आपकी एक तरह से सोच का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो मोल कंसेप्ट हार्ड नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब चीज़ें इंटरमिक्स होती हैं, ठीक है, जब चीज़ें आपस में इंटरमिक्स होने लगती हैं तब आपको अपने सोच के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अब आप क्लास 11th में हो, ठीक है, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप करोगे, अपने सोच के दायरे को बढ़ाओगे, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस लेवल, कोई भी आप 12th का 11th का देख रहे हो, तो क्वेश्चन आपको पता है कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं सेट होता है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपना लेवल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल आपको जो सेट करना है, अपने आप को हार्ड क्वेश्चन की तरफ नहीं करना है, आपको अपना पैटर्न, वे ऑफ थिंकिंग बदलना है, ठीक है। वे ऑफ थिंकिंग कैसे बदलेंगे, प्रैक्टिस से। आप जितने हो सके क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं प्रेफरेंस करता हूं पी बहादुर को, राइट। पी बहादुर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे अलग अलग उठाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी उठाओ, ठीक है। तो आपको बस वो बुक जो आप उठा रहे हो उसको सॉल्व करना है, मेहनत होनी चाहिए बस, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है, तो प्रैक्टिस यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कहीं पर भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको जैसे आप फिजिक्स सॉल्व करते हो, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो, राइट, तो वहाँ पर आपको समझना पड़ता है, जैसे समझते हो वैसे ही यहाँ भी समझो, नो रटाफिकेशन, जस्ट आप सोचो और उसको हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट। तो इसमें एक टर्म आती है कि मोल क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि मोल क्या है, एक एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है किसकी, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट की यूनिट है, राइट, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो क्या है मोल, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट है, क्या पढ़ा था मोल में, ठीक है। तो मोल क्या चीज़ है उसकी भी बात हम करेंगे। देखो मोल क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो 1 मोल के 3 अलग अलग पहलू हैं, ठीक है। एक मास के रेस्पेक्ट में, राइट, एक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और एक नंबर ऑफ एटम के रेस्पेक्ट में, राइट, नंबर ऑफ एटम्स के रेस्पेक्ट में, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो एटॉमिक मास की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एटॉमिक मास बेसिकली एक एटम का, नाम से पता लग रहा है, मास है, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, राइट, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी एटम में जो उसका मास होता है, मास कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, कोई बता सकता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -28 kg, राइट, एम आई करेक्ट, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप सिंपली देखो कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक ही, तो इसका कितना होगा 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है, -27 kg, ओके, राइट, क्लियर हो गया इतना। चलो अब देखो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो
आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचोगे सर ये तो नहीं होता था, ठीक है, बुक्स में तो कुछ और लिखा रहता था। देखो ये जो पार्ट है ना, एक एटम की बात हो गई ना, तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इस वैल्यू को हम बोल देते हैं AMU, राइट। तो हम एक एटम ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख देते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट। बार बार इतनी लंबी वैल्यू को लिखने के लिए हम सिंपली लिख देते हैं वो 1 AMU है। इसीलिए आपने देखा होगा, या सिंपली 1 यूनिट, इसीलिए आपने देखा होगा कि आप देखते हो कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर बुक में देखो तो 16 यूनिट लिखा रहता है, ठीक है। या आप यहाँ पर देखो कि 1 मॉलिक्यूल, या बस अभी एटम की ही बात कर लेते हैं, 1 एटम ऑफ सल्फर देखो तो क्या लिखेंगे? 32 यूनिट लिखा रहता है, ठीक है। अब इसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास जब आप बोल सकते हो when atomic mass is expressed in grams, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि वो ग्राम एटॉमिक मास है। जैसे हमने बोला एक एटम ऑफ सल्फर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे सर ये 32 यूनिट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक ग्राम एटम ऑफ सल्फर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 32 ग्राम। अब ये चीज़ कैसे लिंकअप हुई उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये रिलेशन क्या है। अभी आप इसको सिर्फ समझो, इसमें रिलेशन अभी हमें फाइंड करना है। यहीं से तो मोल की शुरुआत होती है कि इन दोनों में रिलेशन आया कैसे, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब जब मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस कर दिया जाए? ग्राम एटम में। जो ये वाला एटॉमिक मास होता है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं, आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो आप यहाँ पर रिलेटिव टर्म यूज़ कर रहे हो। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरे कंपाउंड से आप रिलेट कर रहे हो इसको, ठीक है। यहीं से शुरू होता है मोल का। मोल एक कंपैरेटिव टर्म है, ठीक है। जब भी आप किसी एटम का मास निकाल रहे हो ना, तो किसी चीज़ के कंपैरेटिव करते हो। जैसे सिंपल सी बात है, आपके पेपर में एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो आउट ऑफ आते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके 84 मार्क्स आए हैं, बोला सर कितने में से, नहीं कितने में से नहीं, 84 मार्क्स आए, तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि अच्छा जा रहा है। अब देखो 84 मार्क्स अगर आपके 90 में से आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 85 में से आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और भी अच्छे हैं, राइट। अगर 100 में से आते हैं तो चलो ठीक है, 85% गुड। 200 में से आते हैं देन एवरेज। 1000 में से आते हैं तो वेरी पुअर, राइट। तो वैसे ही रिलेटिव, किसके मुकाबले जो एटॉमिक मास आप निकाल रहे हो, क्या रिलेट कर रहे हो, तो वहीं से मोल का जन्म हुआ है। कुछ ना कुछ रिलेटिव टर्म तो लेंगे ना, तो वही चीज़ है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो ग्राम एटॉमिक मास, राइट। अब सेम वैसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, राइट। 1 मॉलिक्यूल, तो जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर में आपके पास एटम है ना, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एटम का मास ऐड करना है, ये तो सबको पता है। 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 1 × 2 + 16 कितना हो गया? 18। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा? यूनिट। यहाँ पर क्या लिखूंगा? यूनिट लिखूंगा मैं, ठीक है। यूनिट क्या? एटॉमिक मास यूनिट, बराबर ना, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 18 एटॉमिक मास यूनिट। सेम वैसे ही अगर मैं SO2 की बात करता हूँ या H2SO4 की बात करता हूँ, ठीक है, तो H2SO4 का कितना होगा? 1 × 2 + 32 प्लस कितना हो गया? 16 × 4, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 98 ग्राम, ठीक है। तो 98 यूनिट बोल दूंगा, एटॉमिक मास यूनिट है। वैसे ही SO2 का 32 + 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 64। अब वो यूनिट आ गया। तो ये यूनिट्स क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे में आप सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपल एडिशन करना है एटॉमिक मास का, ठीक है। चलो ये हम कर सकते हैं ऐड। तो नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगेन ये जो मॉलिक्यूलर मास था इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक क्या है? रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, राइट। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं? ग्राम में कन्वर्ट करूं, तो उसे हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अगर मैं बात करता हूँ, आप क्या बोल रहे थे कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम जैसे SO2 का मैंने 64 निकाला, SO2 का मैंने 64 यूनिट निकाला, ये तो एक मॉलिक्यूल का है। लेकिन अगर मैं इसको ग्राम एटम में बोलूँ, ग्राम मॉलिक्यूल, एक ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 64 ग्राम होगा। एक ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो वैसे ही एक ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट अगर मैं CO2 की बात करता हूँ तो इसका आंसर कितना होगा, 44 होगा ग्राम। 44 कैसे निकाला, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, O इंटू 2 है ना, 16 इंटू 32, दैट विल बी इक्वल टू 44। तो ये सिंपल है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब अगर आप उनके एटॉमिक मास को ऐड करो और उसमें ग्राम लगा दो, बस वही चीज़ आपके पास पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। देखो साइंटिस्ट पागल नहीं है, पहली बात, ठीक है। साइंटिस्ट ने कहा, एवोगैड्रो कुछ ना कुछ लिंक लेके आए थे। उन्होंने कहा कि जब भी आप 1 ग्राम एटम की बात करते हो, राइट, 1 ग्राम एटम की बात करते हो, तो उसमें अगर एटम की बात कर रहे हो ना, ग्राम एटम, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एवोगैड्रो नंबर होंगे। वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर, राइट। दूसरे, अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी, ठीक है, उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है और कितना है, तो इसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं ग्राम एटम बोल रहा हूँ तो एटम्स की बात है, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 6.022 या 23 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम या मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स। बोला सर ठीक है, मान लिया कि चलो एवोगैड्रो ने ऐसा कहा, ठीक है। तो ये नंबर उसके दिमाग में कैसे आया, ऐसा थोड़ी ना कि एवोगैड्रो सोच रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा नंबर लग रहा है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, बहुत अच्छा नंबर लग रहा है, बहुत बड़ा सा लग रहा है, कोई गिनेगा थोड़ी ना, कुछ सोच के ही लगाया होगा, ठीक है। अब सोच के क्या लगाया वो देखो, ठीक है, थोड़ा सोचो इस बात में। देखो क्या लगाया उन्होंने, क्या सोचा, उन्होंने सोचा मोल के बारे में, ठीक है। मैं आपको इसका अब तर्क बताता हूँ कि क्यों जो 1 ग्राम एटम है वो उसको हम सिर्फ ग्राम में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम एटम में देखो, याद रखो हमने अभी कहा ना कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। वैसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ तो रिलेशन होगा ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं, हम कहाँ से शुरू करें, किसी भी एलिमेंट से शुरू कर दो, हम हाइड्रोजन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि एक यूनिट ऑफ एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, यूनिट नहीं बोलते हैं, एटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन होगी, राइट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो एक यूनिट हम बात कर रहे हैं, हमने बोला एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, 1.675 इंटू 10 टू द पावर 27 kg की बात की थी हमने। तो अब हमें पता है कि 1 ग्राम एटम का मास कितना होगा। 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ कि कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने एटम्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इतने एटम है ना, इतने तो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और एक एटम का मास कितना, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो अब कितना आया भाई 1 ग्राम एटम का, तो 6.023 इंटू 1.675 इंटू 10 टू द पावर -4, यही हुआ, -4 क्या, kg, राइट। kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मेरे पास 10.008 के अप्रॉक्स या 10.08 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इंटू 10 टू द पावर -4 kg, राइट। अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 10.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया, -1 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 1000 ही तो करना है, इंटू 1000, तब आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा,
राइट, ग्राम में आंसर है, तो इतने ग्राम है, तो ये कितना आ गया 1.008 ग्राम। तो हमें पता है ना कि एक ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम के बराबर तो होता है। जादू नहीं हुआ है, ठीक है। तो साइंटिस्ट कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो हर एक बात का क्या होता है, तुक होता है, ठीक है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि 1 ग्राम एटम को आप सिंपली वो 1 के बराबर ही तो है, 1 यूनिट 1 एटम, ये जो AMU है, जो एटॉमिक मास यूनिट है, यानी जिसको हम 1 AMU लिख रहे थे, वो किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर ही है। कैसे पता लगा, निकल गया, क्योंकि वो ग्राम एटम कितना है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर था। इतने एटम्स की बात हो रही है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर 1 ग्राम एटम मुझे, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल चीनी दे दो, सुक्रोज दे दो, ठीक है, तो वो कितने देगा पता है, इतने एटम देगा। कितने एटम देगा, इतने एटम, 6.023 × 1023 मॉलिक्यूल देगा, सॉरी एटम भी नहीं, मॉलिक्यूल देगा सुक्रोज के। तो वो चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पर सर मोल का क्या रोल आया, ठीक है, तो मोल ही सब चीज़ को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, कि मोल क्या चीज़ है, मोल से क्या जुड़ रहा है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मोल क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास अगली टर्म वही है कि सर मोल क्या चीज़ है। मोल पहली बात क्या है, SI यूनिट ऑफ अमाउंट, SI यूनिट ऑफ अमाउंट। अब ये क्या कहता है, ये कहता है मोल कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज number of time any एटम बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, या पार्टिकल बोल दो, कुछ भी बोल दो, is heavier than 1/12 of कार्बन 12, ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन 12, उसे हम मोल बोल देंगे। नेक्स्ट दूसरा बोलता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स एनी एटम या एनी पार्टिकल, कुछ भी बोल दो, इज हैवियर देन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगेन, ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या बोल दो एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को वैरायटी ऑफ वेज से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो, इसको बताने का मेरा मतलब क्या था, देखो अगर मैं बोलता हूँ कोई भी 1/12 ऑफ कार्बन 12 से भारी होगा, तो देखो ना 1/12 × 12 करता हूँ तो ये तो 1 ही आ जाता है ना, यूनिटी, ठीक है। तो एक ये मेजरिंग टर्म है, ठीक है, ये मेजरिंग टर्म है। अगर मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन एटम है, उसका 16 है, तो वो 16 टाइम्स 1/12 ऑफ कार्बन 12 से भारी है, 12 से 12 तो कट गया ना, तो ये आ गया 16 यूनिट आ गया, देखो 16 यूनिट आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये मैं बोलना क्यों चाह रहा हूँ या ये क्यों बोला गया है, ठीक है। ये एक मेजरिंग टर्म है, आपको कहीं ना कहीं क्योंकि एटम को मेजर करने के लिए मोल ही आता है, ठीक है, एटम की नंबर को, एटम का मास को, एटम का वॉल्यूम्स को, या फिर कितना भी, ठीक है। आगे इसके एप्लीकेशन में हम बहुत डिटेल में जाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। तो मोल क्या है, मोल जो है वो डिफाइन करता है, देखो एक मोल, अगर मैं बोलता हूँ ये मोल क्या है, मोल है बेसिकली, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूँ, राइट, नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जो 1 मोल है, अगर आपको वो फाइंड करना पड़े नंबर ऑफ मोल्स, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, 1 मोल जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास, या आप उसको
ग्राम एटॉमिक मास भी बोल दो, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास तो एक एटम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, और एक मोल में एक एटम नहीं होते हैं, एक मोल में एटम होते हैं कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप इसको रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक मोल होगा ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, या एक और टर्म आ जाती है, या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दो, ठीक है। क्योंकि अगर एटम की बात करेंगे तो एटम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। तो एक मोल आप बोल दो कि, या तो आप मोलर मास बोल दो, ठीक है। तो मोलर मास आपके दो तरह के हो गए, मोलर मास आपके कितने तरह के हो गए, दो तरह के। कौन कौन से, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया, राइट। अब ये क्या है, इतने, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा आप बोल सकते हो सिंपली कि एक मोल में कितना था, क्योंकि हमने उसको रिलेट किया हुआ है 22.4 लीटर। अभी आपने देखा था ना, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है, देखो यहाँ पर देखो जो मॉलिक्यूलर मास था, जो मॉलिक्यूलर मास था वो किसके बराबर था, 22.4 लीटर के बराबर। तो मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर आ गया, 22.4 लीटर के बराबर आ गया, राइट, 22.4 लीटर के बराबर आ गया। ये जो भी आ रहा है ना, एट STP पर हो रहा है। अब STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, वो 273 केल्विन होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। देखो जब भी आप स्पेस में जाते हो तो आपको स्पेशली एक सूट चाहिए होता है, एक स्पेस सूट चाहिए होता है, या पानी के एकदम डीप में जाते हो तो भी आपको एक डाइविंग सूट चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर या प्रेशर है, हमारी बॉडी का स्पेशली जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का बाहर पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाना, आपके जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाओगे या लेह लद्दाख भी चले जाना, तो आपका टेस्ट होता है, ठीक है। अगर नहीं, बिना टेस्ट करके जाओगे ना तो ये फट जाती हैं, नाक की जो क्या बोलते हैं आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाती हैं, ठीक है, खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है। हमारी जो बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ही अडेप्टेड है। इसीलिए जब आप बाहर जाओगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए आप अचानक और आपने कुछ नहीं पहना है, तो मतलब आपकी पूरी बॉडी डिस्पर्स हो जाएगी स्मॉल 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 पार्टिकल्स में, ठीक है, कण भी नहीं बचेगा, जितना जिस पे ही प्रेशर लग रहा है वो चीज़ फट जाएगी। इसलिए आपको स्पेशल सूट चाहिए होता है। तो 1 ATM का आपकी बॉडी में प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो 1 ATM जो होता है, अगर आप उसको मेजर करते हो तो जनरली जो साइंटिफिक लैंग्वेज में मेजर किया जाता है वो मिलीमीटर ऑफ HG में किया जाता है। तो 760 mm ऑफ HG में मेजर करते हैं, राइट। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें आपके पास बहुत डिटेल में है इसमें, ठीक है। इसमें पास्कल में पास्कल में प्रेशर लिया जा सकता है, टॉर में प्रेशर लिया जा सकता है, राइट। वैसे ही जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जनरली केल्विन में ही लेते हैं आप। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, 760 mm ऑफ HG, और टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन। ओके, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। अब भाई हमने इतना कर लिया तो उस पर मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ सिंगल एटम। ओके ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ देता हूँ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2, राइट। ये मोल नहीं है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मैंने आपके पास एक बताई हुई ट्रिक मैंने आपको क्या याद रखना है कि मोल है, मोल के बाद मोलर मास है। एक मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को, और 22.4 लीटर, ठीक है। तो आप एक काम करो बस, ठीक है, आप पहले वाला क्वेश्चन करते हैं,
ठीक है, आंसर 1। देखो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, आप 2 कॉलम बनाओ, राइट, 2 कॉलम बनाओ, इज इक्वल टू का साइन डालो और 2 कॉलम बनाओ। ठीक है, नीचे वाले कॉलम में जो चीज़ें दी हुई हैं उसके रेस्पेक्ट में डालो। ठीक है, नीचे वाले कॉलम में आप क्या करो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मोलर मास निकालना है और एवोगैड्रो नंबर, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, राइट। तो हमें पता है, देखो पहले मैं आपको सिंपल यूनिटरी मेथड बताता हूँ। आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है, बराबर होता है ना। तो एक जो एवोगैड्रो नंबर है कितना है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का जो मास होगा ऑफ 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा, ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 16 ग्राम होगा। ये तो मॉलिक्यूलर मास है उसका। तो एक एटम का पूछा हुआ है तो एक एटम का निकाल सकते हैं, 16/6.023 इंटू 10 टू द पावर -23 कर दिया मैंने, ये ऊपर गया ना तो -23 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये 6 2 12 होता है तो 2.4 होता है, तो 7 के अप्रॉक्स इंटू 10 टू द पावर -23 वॉट ग्राम आ गया। ये एक एटम है, ये क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस लिंक किया। किसको लिंक करना है, इसको लिंक करना है इससे, जो दिया हुआ है उसको लिंक करना है। ठीक है, तो सेम वैसे कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमें पता है सेम वही Na मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल का जो मास है वो किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है, राइट। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसके बाद आप करो। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, आपको मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप कैपेबल हो। ठीक है, आप अपना जो मंजिल है वो खुद ढूंढ सकते हो, आप इतने बड़े हो। ठीक है, मैं आपको बस रास्ता दिखाऊंगा कि आपको कहाँ तक चलना है। उसके बाद, क्योंकि अगर आपको स्पून फीडिंग की गई ना तो आप उन्हीं क्वेश्चन पे लिमिट कर जाओगे अपने आप को। बुक निकालो, जितने क्वेश्चन हो सके लगा लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज टाइप 1, ओके, जिसमें आप क्या निकालते हो, एक्चुअल मास एक एटम का निकालने की या मॉलिक्यूल का निकालने की कोशिश करते हो। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास। ठीक है, इस पर बेस में क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ, आप बोल सकते हो, यूरिया। ठीक है, 90 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता था, NH2C+ONH2। ठीक है, ये अब इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। थोड़ा सा दिमाग चकराएगा आपका, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। ओके, अब देखो यूरिया क्या है, सर यूरिया क्या है, यूरिया तो एक मॉलिक्यूल है ना, यूरिया क्या है, एक मॉलिक्यूल है। फॉर्मूला NH2C+ONH2 है, यूरिया एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो मॉलिक्यूल कैसा करता है भाई, मॉलिक्यूल आपको पता है यूरिया का मास कितना होगा, देखो नाइट्रोजन 2 है तो 14 × 2, हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया, प्लस कार्बन 1 है तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 16। तो टोटल मिला के जब इसको करते हैं तो 60 आता है। कितना आता है, 60। अब इसको ग्राम एटॉमिक में ही लेंगे तो ग्राम, तो मैं बोल सकता हूँ 60 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कंटेन कितने भाई, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 व्हाट, 23 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। रे प्रभु समझ में आया, हमने मॉलिक्यूल का मास निकाला तो मॉलिक्यूल ही होंगे ना वो। ठीक है, तो अब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 60 कर दिया मैंने इन मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हो गए। तो अब कितने में पूछा गया है, 90 ग्राम में पूछा गया, तो 90 में कितना हो गया। ठीक है, इसको मैं सिंपली Na लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू 1 का इतना, तो 90 का कितना, 90 ग्राम में कितना, 90 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 60। तो ये कट गया, कितना हो गया
32 ज़ा 33 ज़ा, ठीक है। तो ये आ गया। अभी सिंपली इसको मैं बोल देता हूँ, जो 90 ग्राम ऑफ व्हाट, जो आपका यूरिया है, यूरिया कंटेन 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। ये तो मॉलिक्यूल निकले हैं, ये क्या निकले हैं, मॉलिक्यूल निकले हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, तो एटम्स कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में, एक मॉलिक्यूल यूरिया में कितने एटम हैं, देख सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन के 2 एटम है ना, 2 नाइट्रोजन। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है। टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 2 3 4 4 8 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, मैं यहाँ पर येलो से करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ओके, राइट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया कंटेन कितना, हाउ मच, आप बता सकते हैं, 8 एटम्स। तो भाई आपके पास इतने मॉलिक्यूल हैं तो कितने एटम्स होंगे, तो 90 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेन, तो 90 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेन हाउ मेनी एटम्स, इनटू 8 कर दो, वो आ जाएंगे किस में, ये आ जाएगा फिर एटम्स में आ जाएगा, राइट। ये किस में आ जाएगा, एटम्स में आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर एक मॉलिक्यूल, जैसे सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल वाटर में 3 एटम होते हैं। जैसे वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के 3 एटम। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 6, 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 9, राइट। और Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, Na इंटू 3, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि Na से आपको एटम्स निकालना क्या है, वो भी पता होना चाहिए कि एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन दिखा दिया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आप अपनी बुक उठाओ, करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट, और किस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब क्या है, फॉर्मूला फिर लिख रहा हूं कि यहां पर जो आपको मोल है 1 मोल है, वो कितने थे, मोलर मास Na पार्टिकल्स और 22.4 लीटर, जिसे हम मोलर वॉल्यूम बोल रहे थे। तो जो मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ गैस है, तो 22.4 लीटर, अब ये वॉल्यूम का रिलेशन कर रहा है किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मतलब इन दोनों का रिलेशन आ रहा है। तो इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ, या सॉरी चलो ठीक है, मास ही हो गया, मास ऑफ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दूसरा क्वेश्चन इसी के टाइप का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉरी, मास नहीं होना चाहिए ना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चलो मास एंड वॉल्यूम कर देता हूं, ठीक है, तब आप भी खुश रह जाओगे, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है, मॉलिक्यूल निकालना है। तो अब देखो जरा, हमें मास निकालना है, पहले तो हम किसको लिंक करेंगे, मोलर मास और इसको, ठीक है। तो एटम्स कितने हैं, जिसको निकालना है आपको, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में, तो आपको पता है कि जिसको निकालना है, किसको निकालना है, हमें मास निकालना है, तो मास को हमेशा राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कितना है, इतने एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स जो थे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है
ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम होता है, 16 ग्राम होता है, बराबर। तो एक एटम का निकल जाएगा, एक एटम का कितना होगा 16 अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर लिख देता हूँ मैं इसको, सेम वही चीज़ आ गई, एक एटम का मास, राइट। हमारे पास कितने एटम है, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स का मास कितना होगा। तो इतने एटम्स का मास होता है कितना, 16 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास 2 इंटू 10 बचेगा, ठीक है, 10 की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 320 क्या ग्राम, 320 ग्राम। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकालना है, मास एंड वॉल्यूम की बात की गई है, तो सेम वही करना है। हमें पता है यहाँ पर 6 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ, वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो मैं कहीं कहीं पर 22 भी लिख रहा हूँ तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो 23 या 22 लिखो, एक ही बात है। तो इज इक्वल टू एटम्स कितने होते हैं, 22.4 लीटर के बराबर होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें 12 पॉइंट, यहाँ पर एक एटम का वेट, एक एटम का जो वॉल्यूम होएगा वो कितना होगा 22.4 अपॉन Na कर देता हूँ, राइट। बस अब आपको क्या करना है, कितने एटम का निकालना है, इतने एटम का निकालना है। तो इतने एटम का कितना होगा, इतने एटम का होगा 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24। कट, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 10 आ गया, राइट। तो 2 इंटू 10 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ये अप्रॉक्स में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स में कितना वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 448 लीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सिंपली कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5.6 लीटर। अब निकालना क्या मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 22.4 लीटर ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं सर, यहाँ पर होते हैं कितने, यहाँ पर होते हैं Na मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होते हैं। तो 1 लीटर में कितना होगा, Na एवोगैड्रो अपॉन 22.4 लीटर, राइट। Na की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है 5.6 में। तो 5.6 लीटर में कितना होगा, कर देंगे Na अपॉन 22.4 इंटू वॉट 5.6, तो ये कटेगा तो ये 4 आ जाता है, 5.6 इंटू 4 हो जाता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। मतलब आप बोलेंगे कि इसमें कितना होता है, 1/4 Na आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। देखो आज इसको हम यहाँ तक रोकते हैं। आप इतने बेस पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरी मानो सबसे पहले आप NCERT उठाओ, ठीक है। NCERT में जितने क्वेश्चन हैं उनको सबको खुद सॉल्व करो, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक उठाओ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना तो बेसिक से करना, फिर एडवांस में, इसलिए मैं 0 से उठाया, एडवांस तक जाऊंगा। लेकिन 0 आपका बेस मजबूत, जड़ें मजबूत होगी तो ही तो तना लंबा बैठेगा, नहीं तो पेड़ गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, ऑल अबाउट बेसिक्स। कोई भी रैंडमली उठ के नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने ऊपर से फार्मूले देखे और कर लिया नहीं, ठीक है। हाँ नो डाउट कुछ फार्मूले इज्जत बचा भी लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उस कंसेप्ट को ही नहीं समझोगे, ठीक है। अब बहुत 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 ईजी हो जाएगा अगर आप बेस से उठ के चलोगे तो, ठीक है। बेसिक्स रहेंगे तो आप रहोगे, बेसिक्स नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। साइंस इज़ ऑल अबाउट K2, मैं पहले भी बोलता हूँ क्यों और कैसे। K2 पे बिलीव रखो, K2 विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। हर चीज़ का क्यों और कैसे का जवाब होता है। अगर आपको कोई क्यों कैसे परेशान कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल सॉल्व इट टुगेदर,
ठीक है, हम साथ में उसको मिलके धोएंगे। तो आज इसको यहीं तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके चलो।